हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइए बात करते हैं एयर पावर की। लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा में रहती है, सुर्खियों में रहती है। आपको याद होगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भारत का स्थान था चौथा। अमेरिका, रूस, चीन और उसके बाद भारतीय वायुसेना। लेकिन अभी हाल में वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी कि WDMMA की रैंकिंग ने सबको चौंका दिया है। यहां पर भारतीय वायुसेना की रैंकिंग है 6 और उसके बाद रैंकिंग आती है प्लैफ की यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, 7वें पायदान पर है। मायूस मत होइए कि भारत की 6ठी रैंकिंग है, क्योंकि पहली 5 रैंकिंग में अमेरिकन एयरफोर्स, अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन मरीन और अमेरिकन नेवी आती है और दूसरी पायदान पर है रशियन एयरफोर्स। तो एक तरीके से भारतीय वायुसेना तीसरे पायदान पर है और इससे काफी लोगों को हैरत हुई, खासकर इसलिए कि भारतीय वायुसेना जो फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की गिरती स्ट्रेंथ से परेशान है, जूझ रही है, उसकी रैंकिंग एकाएक चाइनीज एयरफोर्स से आगे कैसे हो गई। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हम बात करेंगे स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा से। आप उन्हें भली भांति जानते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हेल्थ, फिटनेस, टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। टेड स्पीकर भी हैं और एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसका नाम है वी आर स्टूपिड। नाम से मत चौंकिए, हम, आप और सब कोई थोड़ा स्टूपिड तो जरूर होते हैं, कोई कम तो कोई ज्यादा। किसी की स्टूपिडिटी पता चल जाती है, किसी की स्टूपिडिटी छिपी रहती। तो बिना कोई समय गंवाए आइए बात करते हैं स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा से। ओवर टू हिम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, अपने शो पे मुझे इनवाइट करने के लिए। आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका सही तरीके से एविडेंस बेस्ड आंसर दे सकूं। जो पहला आपने क्वेश्चन पूछा है वो यही है कि जो अभी करंट रैंकिंग्स आई हैं WDMMA की यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की, उसमें इंडियन एयरफोर्स को जो पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स है चाइना की, उससे ऊपर रैंक करा गया है। ये चीज सरप्राइजिंग ही नहीं है, इनफैक्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए भी सरप्राइजिंग है, क्योंकि मिलिट्री में से जब भी हम अपने ओपोनेंट्स को देखते हैं तो हम कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं ये सोच के कि किसी बॉडी ने हमें एक रैंकिंग दी है जो उस पर्टिकुलर एयरफोर्स या उस ओपोनेंट से ऊपर है। इस पर्टिकुलर रैंकिंग में बहुत सारी चीजें हैं जो कंसिडर नहीं करी जाती हैं। हाउएवर ये जो WDMMA की रैंकिंग है ये एक रेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रूवल या TVR रेटिंग सिस्टम। और इस पर्टिकुलर रेटिंग सिस्टम में काफी सारी चीजें आती हैं, सिर्फ नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट ही कंसिडर नहीं करे जाते हैं। इस पर्टिकुलर रैंकिंग के हिसाब से टॉप में जो यूएस है उसमें यूएस एयरफोर्स, यूएस मरीन्स, यूएस आर्मी और नेवी वगैरह सारी रैंक होती हैं। उसके बाद रशियन एयरफोर्स आती है और उसके बाद उन्होंने चाइना की जगह इंडिया को रैंक करा है। दो अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो उसमें कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आता है, कुछ 3-4 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है। हाउएवर इसमें जो फैक्टर्स कंसिडर करे जाते हैं उसमें सबसे पहला आता है क्वांटिटी और मिक्स ऑफ एयरक्राफ्ट, जिसमें सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि जो हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट्स, बॉम्बर्स, ट्रेनर्स वगैरह का जो परफेक्ट मिक्सचर है, किसकी कितनी क्वांटिटी है, उस बैलेंस को कंसिडर करा जाता है। उसके बाद आता है मॉडर्नाइजेशन और रेडीनेस, कि हमारी जो करंट फ्लीट है वो कितनी मॉडर्न है, वो कितनी रेडी है ऑपरेशनली, उसकी मेंटेनेंस वगैरह कैसी चल रही है। नेक्स्ट आता है लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट, हमारी जो सप्लाई लाइंस हैं वो कितनी ज्यादा एडिक्वेट हैं, हमारे जो पायलट्स हैं वो कितने ट्रेन्ड हैं, और क्या जो हमारा क्रू है या जो हमारी पूरी मेंटेनेंस स्टाफ है ये ऑपरेशंस के समय उस रेडीनेस को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर्ली ट्रेन्ड है कि नहीं। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल बेस होता है, एरोस्पेस इंडस्ट्रियल बेस, ऑपरेशनल बैलेंस और ऐसे और भी पॉइंट्स कंसिडर करे जाते हैं। और ये जो पर्टिकुलर रैंकिंग है ये स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे को इसके थोड़े से पॉजिटिव पॉइंट्स मिले हैं, स्पेशली जब हम ऑपरेशनल रेडीनेस की बात करते हैं, कंटिन्यूअस एनिमी एंगेजमेंट की बात करते हैं, कॉम्बैट एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो वहां पर इंडियन एयरफोर्स को एक एज मिलता है
चाइनीज एयरफोर्स के ऊपर, क्योंकि चाइनीज एयरफोर्स दो हमसे एक्चुअली देखा जाए टेक्नोलॉजिकली और इवन नंबर वाइज बहुत सुपीरियर है, और ये हमें एक्सेप्ट करना है, और ये हम सारे एक्सेप्ट करते भी हैं, तभी हम उनको देख के एज ए हेल्दी कॉम्पिटिशन आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम ऑपरेशनल एक्सपीरियंस की बात करें, कॉम्बैट एक्सपीरियंस की बात करें, तो हम जो कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह में एंगेज हैं, स्पेशली पाकिस्तान के साथ, चाहे हम अपनी आर्मी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, उसमें हमें जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है उसमें एक एज मिलता है। और जब आप रियल कॉम्बैट में एंगेज करते हैं तभी आपको अपने पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स का पता लगता है और आप उसके ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं। हाउएवर WDMMA की रैंकिंग में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कंसीडर नहीं भी करे जाते हैं, जैसे जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, ड्रोन्स वगैरह हैं, वो इसमें फुली इंक्लूड नहीं करे जाते, और ये चाइना का बहुत बड़ा बेस है। दो इंडिया भी अब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और इसकी जो प्रोक्योरमेंट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा एक्सेल कर रहा है। हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दोनों इन चीजों में बहुत बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी चाइना के कंपैरिजन में अभी हम पीछे हैं। हाउएवर अगर मैं एज एन एयरफोर्स वेटरन सर आपको बताऊं तो हम इस रैंकिंग को बहुत ज्यादा सीरियसली कंसीडर नहीं करते हैं। हाँ, ये कॉन्फिडेंस बूस्टर जरूर है नेशनली के, देखिए एक इंटरनेशनल रैंकिंग ने इंडिया को हायर रैंक करा है, लेकिन अगर हम ऑन द ग्राउंड सिचुएशन की बात करें तो शेयर नंबर वाइज जो चाइनीज एयरफोर्स है वो बहुत ज्यादा आगे है हमसे। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो टोटल फाइटर स्ट्रेंथ है वो हम सब जानते हैं बहुत डिप्लीटेड है, स्पेशली MiG-21 के बाद। उसके अलावा जो जैगुआर्स और MiG-29 जैसे फाइटर्स हैं वो भी अब एज हो चुके हैं, उनको भी सर्विस से बाहर करने का समय आ गया है। हमारी जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट है जिसमें AN-32 और एवरो जैसे एयरक्राफ्ट्स हैं उन्हें हमें रिटायर करना है, L-76 को हमें रिटायर करना है बहुत जल्दी। जो मिराज 2000 है उसकी लाइफ भी बहुत थोड़ी बची है। उसके अलावा हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं चेता चीतक फ्लीट, उसको बहुत समय हो चुका है, बहुत समय पहले MiG-21 की तरह ही रिटायर कर देना चाहिए था। लेकिन सर अगर हम सिर्फ फाइटर स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारे पास अराउंड 542 प्लस फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें जैसे मैंने बताया जो पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं जैगुआर्स, MiG-29 और मिराज के अलावा जो Su-30s हैं जिनको अब हम अपग्रेड कर रहे हैं, जो अपग्रेडेड वर्जन आ रहे हैं, UPIs आ रहे हैं। उसके अलावा जो तेजस है जो अभी इंडक्ट अभी तक नहीं हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा डिले, इनफैक्ट डिकेड्स का डिले हो चुका है। उसके अलावा जो रफाल की फ्लीट है जो एक्चुअली में बहुत छोटा नंबर है जो हम एक्वायर करना चाहते हैं 114 प्लस, लेकिन डिसीजंस इतने स्लो होते हैं कि उसे आते आते हमें सालों लग जाएंगे। हमारे पास अभी भी कोई 5th जनरेशन फाइटर नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जो हमारे पास फाइटर्स हैं वो बहुत ही कम है, स्पेशली अकॉर्डिंग टू व्हाट वी नीड। और अब पहले जो 42 स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ होती थी उसको अब हमारे चीफ ने बोला कि वी विल नीड मोर देन 56 स्क्वाड्रन्स, जो हमारा एम होना चाहिए, और अभी हम उस स्ट्रेंथ के आसपास भी नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम चाइनीज एयरफोर्स की बात करें तो उनके पास क्लोज टू 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें से जो मैक्सिमम एयरक्राफ्ट्स हैं वो न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में वो अपने जो पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं उनको मोर और लेस हटा चुके हैं। कुछ ही नंबर्स बचे हैं जिनको वो बहुत तेजी से अपग्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा जो J-20 उनका 5th जनरेशन फाइटर है, उसके 2024-25 तक ऑलमोस्ट 200 से ऊपर सिर्फ J-20 5th जनरेशन फाइटर्स उनके पास होंगे। और हमारा जो AMCA है, AMC है, एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो हमारा आने वाला है, जो स्टेल्थ फाइटर होगा, उसके तो आने में भी अभी 10 साल बचे हैं। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सिर्फ हमारी स्ट्रेंथ ही चाइनीज एयरफोर्स के कंपैरिजन में कम नहीं है, बल्कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ एयरक्राफ्ट है, जो मॉडर्नाइजेशन है, वो भी बहुत पीछे है। उसके अलावा चाइनीज के पास एक मेजर फ्लीट है बॉम्बर्स की, जो इंडिया पोजेस नहीं करता है मेजरली। और उसके साथ साथ जो ड्रोन बेस है चाइना का वो बहुत बड़ा है। इनफैक्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना इज वन ऑफ दी टॉप कंट्रीज इन दी वर्ल्ड, और ये सिर्फ मिलिट्री ड्रोन्स ही नहीं, हर तरह के ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत एक्सेल कर रहे हैं। और इंडिया इस मामले में अभी कोशिश कर रहा है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ने की, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा गैप हमें कवर करना है। इसलिए इस रैंकिंग को हम सिर्फ एज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर तो ले सकते हैं, लेकिन अगर ऑन द ग्राउंड प्रॉपर ऑन द पेपर हम बात करते हैं तो शेयर नंबर वाइज ही चाइना हमसे बहुत आगे है, और ये एक हेल्दी कॉम्पिटिटर है जिसको हमें देखना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। दोस्तों, अभी 26 सितंबर को भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े से MiG-21 बाइसन को अलविदा कह दिया, और उसके साथ भारतीय वायुसेना की गिरती फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की समस्या और गंभीर हो गई। कहा यह जा रहा था कि मिग का स्थान लेंगे भारत में निर्मित तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। लेकिन तेजस की मुश्किलें जो हैं खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और तेजस के रास्ते पे सबसे बड़ा रोड़ा आज जो है वो है इंजन। तेजस को मिलना है जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन, जो अमेरिका से आना है। 2022 में इस पर समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए थे, लेकिन
आज तक जनरल इलेक्ट्रिक अपने वादे पर खरी नहीं उतरी। किसी न किसी कारण से इंजन सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं और इसकी वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में तेजस बने हुए खड़े हैं, तैयार खड़े हैं, लेकिन सिर्फ इंतजार है तो इंजन्स का। इसी दौरान जी के जो सीईओ हैं उन्होंने भारत का दौरा किया था और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कहा था कि वो अपना F414 इंजन देंगे। उन्हें डर था कि कहीं भारत दूसरे सप्लायर से जैसे कि सैफरॉन और दूसरे सप्लायर से इंजन ना ले ले, तो उन्होंने यहां आकर बहुत जबरदस्त लॉबिंग की। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक पर विश्वास कैसे किया जाए जबकि उन्होंने अपना पहला 96 इंजन देने का वादा पूरा नहीं किया और बहाने पर बहाने बनाए जा रहे हैं। तो आज भारत के दो बड़े प्रोजेक्ट अटके हुए, तेजस और एमका, और दोनों ही प्रोजेक्ट अटके हुए हैं इंजन की कमी से। आपको नहीं लगता कि कहीं अमेरिका जानबूझकर भारत को इंजन देने में हीला हवाला कर रहा है? सर, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो यही है कि जो F404 इंजन हम GE से प्रोक्योर कर रहे हैं अपने तेजस एयरक्राफ्ट को पार देने के लिए, उनमें जो कंटिन्यूस डिले हो रहा है वो ऑलरेडी जो हमारा तेजस प्रोग्राम बहुत ज्यादा डिले हो चुका है उसको फर्दर डिले करता जा रहा है। तो क्या इसमें कोई अमेरिका की चाल है? देखिए सर, अगर हम एविडेंस बेस पे बात करते हैं तो इसमें अमेरिका की बहुत बड़ी गलती मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि यहां पे भी गलतियां कहीं ना कहीं हमारी हैं और हमारे डिसीजन मेकिंग में है। हमारा जो इतना स्लो जो प्रोसेस है हर चीज का उसमें है। देखिए, दुनिया उस स्पीड से नहीं चलती है सर जिस स्पीड से हम चलना चाहते हैं और हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अगर एक डिसीजन लेना होता है, एक वेपन को प्रोक्योर करना होता है, उसमें सालों निकल जाते हैं और वो फाइल घूमती रहती है, तब जाके शायद कोई डिसीजन होता है और उस समय जब डिसीजन होने वाला होता है तब फिर फर्दर कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और यही हुआ है तेजस के साथ भी। हम सब जानते हैं कि तेजस प्रोग्राम जो है वो 1980 से प्लान हो रखा है और जो F404 इंजन सबसे पहले हमने प्रोक्योर करे थे GE से, वो हमने 2004 में करे थे जब हमें तेजस का प्रोटोटाइप बना के उसको पार करने के लिए इन इंजन का यूज किया था। उसके बाद 2007 में भी हमने एक इंजन प्रोक्योर किया था। हाउएवर, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हमें 10 साल लग गए और हमने तेजस के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया। इसकी वजह से बिकॉज हमने कोई ऑर्डर्स प्लेस नहीं करे, 2016 में जो GE की 404 इंजन की प्रोडक्शन लाइन थी वो शट डाउन हो गई, क्योंकि GE पिछले ऑर्डर्स को फुलफिल कर चुका था और कोई गारंटी नहीं थी कि आगे भी कोई ऑर्डर्स मिलेंगे इंडिया की तरफ से या नहीं मिलेंगे। उसके बाद 2021 में जाकर हमने जो मेजर डील थी GE के साथ वो साइन करी, जिसमें हमने 99 F404 इंजन्स को उनसे लेना है जो हम तेजस मार्क 1A में लगाएंगे। और इसकी जो डिलीवरी थी वो 2023-24 से स्टार्ट होनी थी, लेकिन इसका जो डिले है उसके पीछे बहुत सॉलिड एविडेंसेस और रीजंस अमेरिकन्स ने दिए हैं और इंडियंस ने भी जब चीजें ये चेक करी हैं तो काफी हद तक ये सही निकले हैं। जिसमें सबसे पहला इशू आता है कि जो प्रोडक्शन लाइन अगर एक बार बंद कर देते हैं, स्पेशली इतनी टेक्निकल चीज की एक इंजन की, तो उसे स्टार्ट करने में बहुत समय लगता है और उनको भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो प्रोक्योर करने पड़ते हैं। और यहां पर उनके सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आई थी जब एक साउथ कोरियन सप्लायर से एक इशू आ रहा था किसी पर्टिकुलर पार्ट को लेके, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन लाइन में डिले हुआ। और इसके बाद 2025 से उन्होंने इंजन्स को डिलीवर करना शुरू किया है, जो वो अब प्रॉमिस कर रहे हैं कि 2026 से वो इसे रैंप अप करेंगे और 2 इंजन्स पर मंथ के हिसाब से डिलीवर करेंगे। लेकिन अब हम होपफुल हैं कि सर नेक्स्ट ईयर से जो इंजन्स हैं उनकी जो सप्लाई है वो स्पीड से रहेगी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये जो 2 इंजन्स पर मंथ हैं ये भी एक बहुत स्लो रेट है, क्योंकि जो तेजस ऑलरेडी इतना डिलेड एयरक्राफ्ट है, तेजस मार्क 1A, वो फर्दर डिले होगा कि जब तक हमारे पास 100 इंजन आएंगे हमें 5 से 7 साल और वेट करनी पड़ेगी पूरे बैच को प्रोक्योर करने के लिए, ताकि सारे के सारे जो मार्क 1A हैं वो हमें सर्विस में पूरी तरह से मिल पाए। हाउएवर, जो हमारा तेजस मार्क 2 है और एमका है उसे पार देने के लिए जो GE का 414 इंजन है उसको हम प्रोक्योर कर रहे हैं। इंजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि सर अगर हम एक एयरक्राफ्ट को एक बार डिजाइन कर लेते हैं, उस डिजाइन को फाइनलाइज करने में सालों लगते हैं और उसको एक पर्टिकुलर इंजन के हिसाब से ही डिजाइन करा जाता है कि ये पर्टिकुलर इंजन इसमें फिट होगा। अगर आज समहाउ हम ये डिसीजन लेते हैं कि नहीं, हमें 414 नहीं लेना है, हम किसी और इंजन की तरफ जाते हैं, जैसे जो साफरन इंजन है फ्रेंच वो हमें देने को तैयार है, जो एल सीरीज है रशियंस हमें वो देने को तैयार
तैयार है। लेकिन यह प्रॉब्लम ये आती है कि सर इन इंजन्स को रीफिट करने के लिए अगेन सालों का डिले हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी जो कंपनीज हैं, जो हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, वो उस तरह से काम नहीं करती है जैसे चाइनीज, अमेरिकन या रशियंस काम करते हैं। हमारे प्रोसेसेस बहुत स्लो हैं। तो अगर अब हमने HAL को एक और मौका दिया कि आप इसमें कोई नया इंजन जो है वो फिट करिए, तो अगेन उसको कम से कम 1 से 2 साल या शायद ज्यादा का समय भी लग सकता है, और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। जहां पर चाइनीज एयरफोर्स जो है वो ऑलरेडी 200 प्लस स्टेल्थ फाइटर्स जो है J-20s उनको ऑपरेट कर रही है, उनके जो J-35 हैं नेक्स्ट स्टेल्थ वो आने वाले हैं, और वो 6th जनरेशन पे काम कर रहे हैं। वहां हमारा AMCA ऑलरेडी 10 साल के बाद हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट फ्लाइट जो होगी। इसलिए हम ये अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि डिप्लोमेटिकली इतना प्रेशर हम बना के रखें और हम कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लें कि जो ये आने वाले समय में इंजन है F414 वो हमें समय पर डिलीवर हों, जैसा टाइमलाइन सेट करी गई है। ऑल्सो सर F414 में डिले होने के चांसेस इसलिए भी नहीं है क्योंकि वर्ल्ड ओवर ये इंजन बहुत एक्सटेंसिवली यूज हो रहे हैं, लेटेस्ट जनरेशन के इंजन हैं। लेकिन हाँ, अगर हम इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो उसमें हम डिले देख सकते हैं, अगर सही समय पर जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग लाइन है वो इंडिया में एस्टैब्लिश नहीं करी जाती। तो अगेन इसमें भी अगर डिले होगा तो हमारी साइड पे होगा, क्योंकि हमें अगर कोई भी चीज इंटरनेशनली प्रोक्योर करनी है तो हमेशा यह देखा जाता है कि मैक्सिमम कंट्रीज तो रेडी होती हैं, लेकिन हमारा इकोसिस्टम जो है वो ही बिल्डअप नहीं होता। हमारे जो डिप्लोमेटिक डिलेज हैं, पॉलिटिकल डिलेज हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। भारत के पॉलिटिक्स में एक अजीब रिवाज है, हर चीज का सबूत मांगते हैं। आपको याद है बालाकोट? किसी ने यह नहीं कहा कि रात के अंधेरे में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के ऊपर एयर रेड की, किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। जैसे सुबह नींद खुली लोग सबूत मांगने लगे, जो पाकिस्तान ने कहा उस पर विश्वास करने लगे। ये अकेला मौका नहीं था। मई में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसके बाद फिर से भारतीय क्लेम्स के ऊपर विश्वास न करते हुए, पाकिस्तान के क्लेम्स पर विश्वास करते हुए भारत के पॉलिटिशियंस ने सबूत मांगना शुरू किया। भारत ने जो कुछ किया उस पर गौरवान्वित होने के बजाय उनका एक ही सवाल था, कितने जहाज गिरे, कितने जहाज गिरे। लगता है अब ऐसे डाउटिंग टॉम्स के ऊपर बाहर से एक तमाचा मारा गया है, और वो तमाचा है रॉयल एयरफोर्स ब्रिटेन। उन्होंने कहा है कि भारतीय वायुसेना के पायलट इंस्ट्रक्टर उन्हें चाहिए, वो वहां पर सिखाएंगे। और इसी तरीके से ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, इन सभी ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने स्टैंड ऑफ अटैक्स को अंजाम दिया और जिसके सबूत उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी पर पेश किए, भारत का नहीं बाहर की सैटेलाइट कंपनीज ने भी पेश किए। वो चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना उनके साथ वो स्ट्रेटेजिक डाटा, वो टेक्निकल डाटा शेयर करे कि किस तरीके से उन्होंने इतने कम समय में पाकिस्तान को इतनी जबरदस्त चोट पहुंचाई। तो कहते हैं ना, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिर। भारतीय वायुसेना ने जो किया उसकी कीमत विदेश में है। लोग हमसे सीखना चाहते हैं, लेकिन हम हैं कि हमें सिर्फ। सर आपका जो थर्ड क्वेश्चन है ये थोड़ा हास्य वाला क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा गंभीर मैटर भी है, क्योंकि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं जो हमेशा सबूत मांगते हैं कि आप सबूत दीजिए कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में कितने एयरक्राफ्ट को डाउन किया, कितने बेसिस को हिट किया, हमारे कितने जहाज गिरे, उसके अलावा बालाकोट में आपने क्या करा। इन लोगों पे डिफेंस में तो हम हंस रहे होते हैं क्योंकि हमारे लिए इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, ना ये एक्चुअली में मैटर करते हैं। ये सिर्फ एक तरह के इरिटेंट्स होते हैं और कहीं ना कहीं इनके अंदर एक एंटी नेशनल फीलिंग जरूर होती है, क्योंकि ये कुछ भी करने को तैयार है जहां पर इंटरनेशनली या नेशनली आप इंडिया को शेम कर पाए, क्योंकि इन क्वेश्चंस को जो बाकी हमारी एनिमी कंट्रीज हैं वो अपने पार्लियामेंट में, अपनी मीडिया में डिस्कस करते हैं कि देखिए उनके मिनिस्टर्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑल्सो डिफेंस में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंटेलिजेंस के बेस पे ओपनली डिस्कस नहीं करी जाती है, उन्हें बहुत स्मार्ट तरीके से हमें मीडिया के सामने रखना होता है।
हम पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट जो आप मीडिया में बोलते हैं वो बहुत सोच समझ के बोली जाती है। कुछ एक दो लाइनें जो है वो हम एक दूसरे को बोल सकते हैं, लेकिन जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी ने आज तक हिस्ट्री में कभी भी एक चीज मीडिया में नहीं रखी जब तक हमारे पास पूरा प्रूफ नहीं था। हम ये नहीं बोलते हमने 6 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, 8 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, अगले दिन 3 होते हैं, फिर कभी 6 हो जाते हैं, कभी 8 हो जाते हैं, अपनी मर्जी से ये चेंज होते रहते हैं। ऐसा हम नहीं करते हैं। अगर हमने बोला कि हमने बेसिस हिट करे, हमने उसकी आपको इमेजरी दिखाई, सैटेलाइट इमेजरी दिखाई है। हमने अगर आपको बोला कि हमने टेररिस्ट हिट करे तो वो कंफर्मेशन तो आपकी साइड से भी आ चुकी है, पाकिस्तान की साइड से भी आ चुकी है, और पूरी जो वर्ल्ड मीडिया है वो भी जानती है। देखिए, जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये उसी तरह हुए जैसे क्लास में 2 बच्चे हैं, एक के तो मुश्किल से 33 या 40 नंबर आ रहे हैं कि किसी तरह से वो पास हो रहा है घिस घिस के, लेकिन मैक्सिमम केसेस में वो अपने सारे सब्जेक्ट में फेल है। दूसरा बच्चा ऐसा है जो टॉपर है और उसके मार्क्स जो है वो 95, 97, 98 आते हैं, लेकिन उससे ये क्वेश्चन करा जा रहा है कि तुम्हारे जो है वो 97 कैसे आ गए, वो 3 नंबर कहां रह गए। और ये क्वेश्चन कौन कर रहा है? ये वो कर रहा है जो एग्जाम में फेल हो चुका है। तो इसी तरह की कुछ जो प्रोपेगेंडा वाली चीजें हम मीडिया में देखने को मिलती हैं। जब 2001 में इंडियन पार्लियामेंट अटैक हुआ था सर, इन्होंने कभी ये क्वेश्चन नहीं करा कि क्यों हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, हमें सबूत दीजिए। 2002 में जब कालूचक मैसेकर हुआ था, 2008 में जब 26/11 हुआ था, 2008 में ही यासीन मलिक जो एक टेररिस्ट है जिसको यूथ आइकन का अवार्ड इस कंट्री में दिया गया था, इन लोगों ने कभी ये क्वेश्चन नहीं करा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो हर तीसरे दिन हमारे यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होते थे मार्केट्स में, हर इंसान बाहर निकलने से डरता था, उस समय इन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं करा। लेकिन आज मैं लोगों को बोल देता हूं जो हमारे कितने जहाज गिरे हैं इसका सबूत मांगते रहते हैं। देखिए, मैंने मीडिया चैनल्स पर भी सर एक चीज हमेशा बोली है कि इंडिया जो है ना वो प्रोपेगेंडा वॉर हमेशा हार जाता है। तो क्योंकि क्या है कि जो हमारा ओपोनेंट है ना, उसे पता है कि वो क्लास में फेलियर वाला बच्चा है, उसके बस की कुछ नहीं है, तो वो क्या करता है, ये लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने में बहुत अच्छे हैं। जो रियल नंबर्स होते हैं वो आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं जब हम इंटेलिजेंस डिस्कस करते हैं। उसके बाद जब वर्ल्ड के स्टैटिस्टिक्स आती हैं, फिगर्स आती हैं मल्टीपल सोर्सेस से, तब एक्चुअली पता लगता है कि कौन सी फोर्स जो है वो सही नंबर्स को पुट कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई से 10 मई तक यानी अप्रोक्सीमेटली 4 दिन चला, और अभी तक की सारी वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे पाकिस्तान के साथ हुए हैं, सबसे डिसाइसिव और क्लीन विक्ट्री थी ऑपरेशन सिंदूर की। इतना डैमेज इतने छोटे समय में हमने कभी भी नहीं पहुंचाया है। पहले रात को ही हमने 9 टेरर कैंप को स्ट्राइक करा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, हंड्रेड्स ऑफ टेररिस्ट न्यूट्रलाइज, जिसमें जो टेररिस्ट हैं वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे कितने फैमिली मेंबर्स में मारे गए हैं, कितने टेररिस्ट मारे गए हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे, हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन, मोर देन 600 to 700 ड्रोन्स भेजे गए, जिसमें से ऑलमोस्ट सारे के सारे ड्रोन जो थे वो शूट डाउन कर दिए गए। हमारा एक एयरबेस, हमारा एक एसेट डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, हिट नहीं कर पाए, इतना बड़ा फेलियर हुआ है इनका। उसके बाद उसके रिस्पॉन्स में हमने 9 पाकिस्तानी एयरबेसेस को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करा है, जिसमें इनके मल्टीपल डिफेंस पर्सनल जो थे जमीन पे उनकी डेथ हुई, और उसके अलावा हमने इनके मल्टीपल एयर एसेट्स को, जिसमें बहुत सारे फाइटर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो ग्राउंड पे थे, रेडार्स थे, एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसकी क्लियर पिक्चर्स जो हैं, इनफैक्ट वीडियो फुटेजेस मीडिया पे भी अवेलेबल हैं और हमने अपनी कॉन्फ्रेंसेस में शो भी करी है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे कंफर्मेशंस आती गई, क्योंकि हम अगर ये बोलते हैं कि हमने एक एयरक्राफ्ट पर्टिकुलर हिट करा है तो उसकी कंफर्मेशन जो है वो दुनिया हमसे मांगती है, और हम उनको सैटेलाइट इमेजेस, उसकी जो बाकी जो प्रूफ्स होते हैं जिस तरह से देने होते हैं, वो हम इकट्ठे करके तभी हम बोलते हैं कि हमने इतने एयरक्राफ्ट को हवा में हिट करा है, इतने एयरक्राफ्ट को ग्राउंड पे डिस्ट्रॉय करा है। तो 2 से 3 महीने के बाद भी जो हमारे मार्शल्स हैं, अगर वो आके ये बोल रहे हैं कि भाई इस तरह से डैमेजेस पाकिस्तान एयरफोर्स को हुए हैं, तो क्योंकि उनको खुद को ये जो कंफर्मेशंस थी ये पूरी तरह से चाहिए थी कि जब हमने, क्योंकि एयरफोर्स में किसी ने भी, ना पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे को क्रॉस करा, ना हमने उस साइड क्रॉस करा, तो जो कंफर्मेशन हमें जितने 100% प्रूफ के साथ चाहिए थी, जब वो हमारे पास आई तभी हम मीडिया में ये चीज बोलते थे, जबकि बेसिक प्रूफ हमारे पास शुरू से थे। लेकिन इंटरनेशनल जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं वो इन प्रूफ्स को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करती जब तक 100% प्रूफ उनके सामने ना हो। और जब 100% प्रूफ आए तब हमने बताया कि हमने एयर में उनके कितने सारे एसेट्स को डिस्ट्रॉय करा, जमीन पे कितने एसेट्स को डिस्ट्रॉय करा। इतने बड़े डैमेज के बाद जो न्यूक्लियर उनके ऊपर स्ट्राइक हमने एक्चुअली करी है, वो स्ट्राइक न्यूक्लियर से कम नहीं है, वो इन द स्पॉट ट्रीटी सस्पेंशन जो आज तक बंद है। ये सारे डैमेज के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स का सिर्फ एक क्लेम है, सिर्फ एक सिंगल क्लेम, कि पहले दिन था हमने 3 एयरक्राफ्ट करे, कुछ हफ्तों बाद वो 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, अपने आप नंबर इनके बढ़ते जा रहे हैं।
आज तक इनकी एक भी प्रूफ इन्होंने मीडिया में नहीं दिया है, सिर्फ नंबर दिए जा रहे हैं। हम कंटिन्यूअसली पूछ रहे हैं प्रूफ, कोई प्रूफ नहीं है। ओके, और मैंने ये कितनी बार बोला है कि हम ये मानते हैं कि हां हो सकता है 3-4 एयरक्राफ्ट हिट हुए हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल है भाई। अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, 71 वॉर देख लीजिए, 65 वॉर देख लीजिए, सब में होता है, 99 में होता है। लेकिन रेशियो क्या हुआ? 3 हाउ मच? 50, 100। इस रेशियो से हम कभी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट को जज करते हैं? तो हुआ क्या? वही वाली बात हुई कि जिसके 97 नंबर आए हैं 100 में से, हम उसे पूछे तुम्हारे 3 नंबर कहां रह गए, ये बताओ। लेकिन जो फेल हो गया है, हम उससे नहीं पूछ रहे कि बेटा वो 90 नंबर तुम्हारे कहां गए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इन 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑलमोस्ट 15 to 20% एयर पावर की डिग्रेडेशन हो चुकी थी। $5 बिलियन से ऊपर उनको लॉसेज हुए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स एंड आर्मी नेवी नोज इट। ये तो शुक्र की बात है कि हमारी नेवी ने ओपन अप नहीं करा। पाकिस्तान नेवी भाग गई थी, अपनी जो लिमिटेड नेवल एसेट्स उनको छुपा दिया था। पाकिस्तान में ही नहीं थे वो एसेट्स। जो हम बैटल डैमेज असेसमेंट करते हैं उसकी एक्यूरेसी में बहुत समय लगता है, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, ये दुनिया में हर एक एयरफोर्स, आर्मी या नेवी के साथ होता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारा डेटा होता है, सैटेलाइट इमेजरी होती है, बहुत सारी चीजें हमें कलेक्ट करनी पड़ती हैं, तभी हम दुनिया के सामने प्रूफ रख सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट है वो हम रिसेंटली देख रहे हैं, जहां पे जो रॉयल एयरफोर्स है यूके की, वो कह रहे हैं कि हमारे जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स हैं वो उनके पर्टिकुलर पायलट्स को ट्रेन करेंगे। मल्टीपल और कंट्रीज कह रही हैं कि आपके पायलट से हमें बीबीआर टैक्टिक्स सीखनी है, कॉम्बैट एक्सपीरियंस में आप किस तरह से एंगेज करते हैं वो सीखना है, क्योंकि वो इस विक्ट्री के बारे में जानते हैं। और अभी रीसेंट न्यूज भी अगर हम सुने तो क्लियरली ये बोला जा रहा है, इनफैक्ट अभी रीसेंट न्यूज आई है जहां पे यूएस में आई थिंक सीआईए ने कंफर्म किया है कि अगर कल को एक और कॉन्फ्लिक्ट होता है पाकिस्तान इंडिया के बीच, तो पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इट इज अ श्योर शॉट लॉस ऑफ पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान नोज इट। इसलिए सर ये जो लोग डाउट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, ऐसे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, ये हमेशा रहे हैं। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी में सबका राइट होता है, लेकिन डेमोक्रेसी के कुछ रूल्स होते हैं, और ये रूल्स नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर नहीं आते हैं। ये नहीं है कि कल को आपने कोर्ट में आरटीआई लगाएगी, मुझे जो इंटेलिजेंस और डिफेंस की चीजें हैं वो सारी मेरे को आरटीआई के थ्रू दो, ऐसा नहीं चलती हैं। ये डिफेंस मैटर्स हैं, इसमें कौन सी न्यूज कितने अमाउंट में हमें बतानी है, कितनी नहीं बतानी है, वो बहुत ज्यादा फिल्टर करके चीजें रखी जाती हैं। अभी जो हमारे सर चीफ ने भी बोला था, एपी सिंह सर ने, कि लेट पाकिस्तान थिंक कि हमने 15 एयरक्राफ्ट मारे हैं, जितने मर्जी नंबर सोचते रहो, अगली बार वो उसके लिए कम केटर करेंगे। इस एक सेंटेंस में बहुत सारी चीजें आती हैं, समझने वाले लोग इसे समझ गए हैं। आई होप सर आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं दे पाया हूं। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में एयर पावर के बगैर कोई भी मुल्क अपनी स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए भारतीय वायुसेना को अपनी एयर पावर बढ़ानी पड़ेगी। हथियारों का और विमानों का स्वदेश में निर्माण करना पड़ेगा। हमें अपने पायलटों पर गर्व है, उनकी प्रोफेशनलिज्म पर हमें गर्व है, नाज है। लेकिन हर भारतीय का कर्तव्य है कि भारतीय वायुसेना को जो उसे दरकार है, जो उसे चाहिए, जरूर दिया जाए, ताकि वो देश की रक्षा कर सके और बाकी दोनों सेनांगों, आर्मी और नेवी को सपोर्ट कर सके। मैं स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एयर पावर के बारे में, इंडियन एयर फोर्स के बारे में इतनी बेबाकी से अपने विचार रखे। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी।